हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक श्रीवास्तव और कल हम लोग ने ट्यूटोरियल 1.3 तक इस चीज़ को कवर किया था, पिछले वीडियोस को, जिसमें आपने देखा था कि ट्यूटोरियल प्रॉब्लम जो 1.3 है इसमें टोटल आपके करीब क्वेश्चन थे 16। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 1.17। 1.17 में क्या चीज़ दी गई है? टाइप ऑफ रजिस्टर्स। टाइप ऑफ रजिस्टर्स को एक बार हम लोग कंसीडर करते देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो पहला है कार्बन कंपोजिशन बेस्ड टाइप ऑफ रजिस्टर्स का पहला टाइप है कार्बन कंपोजिशन। तो इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है पैरा को पढ़ेंगे। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड अ बाइंडिंग रेजिन विद द डिफरेंट प्रोपोर्शन फॉर प्रोवाइडिंग डिजायर रेजिस्टेंस। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद हम लोग एक प्रोपोर्शन में, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में हम लोग डिजायर्ड रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, लेते हैं। किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अटैच टू द एंड ऑफ द resistive elements are metal caps which have axial lead of tinned copper wire for soldering the resistors into a circuit. The resistor is enclosed in a plastic case to prevent the entry of moisture and other harmful elements from outside. Billion of carbon compositions resistors are used in electronic industries every year. They are available in power rating. किन किन पावर रेटिंग में अवेलेबल है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दे आर अवेलेबल इन पावर रेटिंग, 1 मिनट। दे आर अवेलेबल इन पावर रेटिंग ऑफ 1/8, 1/4, 1/2, 1 and 2 वाट। तो ये जो रजिस्टर्स जो हैं, जिनको हम लोग कार्बन कंपोजिशन बेस्ड जो रजिस्टर्स होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हर साल यूज़ किया जाता है। और ये इनकी जो पावर रेटिंग होती है 1/8, 1/4, 1/2 एंड 1 and 2 वाट होती है। इन वोल्टेज रेटिंग, इनकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो 250 वोल्ट, 350 वोल्ट, 500 वोल्ट तक इनको यूज़ किया जाता है। दे हैव अ लो फेलियर रेट व्हेन प्रॉपरली यूज्ड। Such resistors have a tendency to produce the electric noise ड्यू टू द करंट पासिंग फ्रॉम वन कार्बन पार्टिकल्स टू अनदर। इस रजिस्टर्स की एक टेंडेंसी होती है कि ये नॉइज़ प्रोड्यूस करती है, क्योंकि कार्बन के पार्टिकल्स यूज़ होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो करंट है जब वो फ्लो होती है तो ये कार्बन पार्टिकल्स जो है वो नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी जो है वो एक कार्बन पार्टिकल से दूसरे कार्बन पार्टिकल्स होते हुए जो इलेक्ट्रिक करंट है या पोटेंशियल है वो ट्रांसफ़र होता है। दिस नॉइज अपीयर्स इन अ फॉर्म ऑफ hiss in a loudspeaker connected to the hi-fi system and can overcome very weak signal. That is very carbon composition resistors are used there the performance requirements are not demanding and where low cost in main consideration. Hence they are extensively used in entertainment electronic through the better resistors आर यूज्ड इन क्रिटिकल सर्किट्स। देखिए पहले तो कार्बन रजिस्टर्स यूज़ होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हुई हैं और जो रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं वो नॉइज़ी नहीं हो रहे हैं। अब उसमें रजिस्टर्स की क्वालिटी भी जो है वो इम्प्रूव हो गई है। तो पहला हो गया कार्बन कंपोजिशन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डिपॉजिटेड कार्बन। Deposited carbon resistors consist of ceramic rod which have a carbon film deposited on them. They are made by placing a ceramic rod in a methane filled flask and heating it until by a gas cracking process. हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग रॉड लेते हैं जो सेरेमिक रॉड होती है, उसको हम लोग मेथेन फील्ड फ्लास्क के अंदर फिल कर देते हैं और उसको तब तक हम लोग उसको वहाँ पर हीट करते हैं जब तक उसमें गैस क्रैकिंग प्रोसेस नहीं हो जाता है, जब तक वो उसमें रॉड को क्रैक करके गैस फील्ड नहीं होने लगती है। कार्बन फिल्म इज डिपॉजिटेड ऑन दैम, और उसके ऊपर एक कार्बन फिल्म नहीं बन जाती है, जब तक नहीं बन जाती है तब तक करते हैं। अ हेक्सिक्स हेलिक्स ग्राइंडिंग प्रोसेस form the resistive path as compared to the carbon composition resistor. The resistor offer a major improvement in lower current noise and in closure tolerance. These resistors are being replaced by the metal film and metal glaze resistors. तीसरा इसमें है हाई वोल्टेज इंक फिल्म। हाई वोल्टेज इंक फिल्म में क्या है, these resistors consist of the ceramic based on which a special resistive ink is laid down in a helical band. These resistors are capable of withstanding high voltage and find extensive use in carbon cathode ray circuits, in radar and in medical electronics.
Their resistances range from 1 kilo ohm to 1 lakh mega ohm विथ वोल्टेज रेंज ऑफ 1000 किलो वोल्ट। ये जो हाई वोल्टेज इंक फिल्म है ये एक बहुत ही हाई वोल्टेज पर पे स्टैंड रहने के लिए कैपेबल होती है, विथ स्टैंड होती है, मतलब उस पर बने रहने के लिए, हाई वोल्टेज पर बने रहने के लिए ये कैपेबल होती है, जिसके कारण जो है इसमें कैथोड रे सर्किट्स होती है और ये इन रडार में इसका यूज़ किया जाता है और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हाई वोल्टेज पर बनी रह सकती है। इसके बाद आपका है मेटल फिल्म। बेसिकली ये आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि किस तरीके से कितने तरीके के कार्बन रजिस्टर्स होते हैं, इन रजिस्टर्स को कितने तरीके के रजिस्टर्स होते हैं और कार्बन रजिस्टर्स इसमें आते हैं, इसमें डिपॉजिटेड कार्बन आता है, हाई वोल्टेज इंक फिल्म आती है और लास्ट इसमें आप 4 जो पॉइंट है वो आपका आता है, लास्ट नहीं है, डी पॉइंट है आपका मेटल फिल्म। मेटल फिल्म रजिस्टर आर मेड बाय डिपॉजिटिंग द वेपोराइज्ड मेटल इन वैक्यूम ऑन अ सेरेमिक core rod. The resistive path in a helix ground, as in case of deposited carbon resistors. Metal film resistors have excellent tolerance and temperature coefficient and are extremely reliable. Hence, they are very suitable for numerous high-grade applications, as in low-level stages of certain instruments, although they are much more costlier. ये थोड़ी महंगी होती है और इस तरीके के मेटल फिल्म रजिस्टर्स जो हैं वो उसको बनाने के लिए हम लोग डिपॉजिट करते हैं वेपराइज मेटल को, कहाँ पर, वैक्यूम में, किस पे, सेरेमिक कोर रॉड के ऊपर। तो सेरेमिक कोर रॉड होता है जिस पे वेपराइज मेटल जो है उसको वैक्यूम में उसके ऊपर डिपॉजिट किया जाता है। इस तरीके से मेटल फिल्म रजिस्टर हम लोग बनाते हैं। इसके बाद ई पॉइंट पे आपका आता है मेटल ग्लेज। मेटल ग्लेज रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ मेटल ग्लास मिक्सचर, मेटल ग्लास मिक्सचर होता है विच इज अप्लाइड एज अ थिक फिल्म, एक मोटी फिल्म बनाते हैं, टू अ सेरेमिक सबस्ट्रेट एंड देन फायर टू अ फॉर्म ऑफ फिल्म। हम लोग उसको सेरेमिक सबस्ट्रेट बनाते हैं, थिक फिल्म बनाते हैं किसकी, मेटल ग्लास मिक्सचर की, और उसको हम लोग फायर करते हैं ताकि वो फिल्म के रूप में फॉर्म हो जाए। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मेटल इन अ मिक्सचर, metal in a mixture with the helix ground helix grinding. The resistance can be made to vary from 1 ohm to many mega ohm. तो हम लोग इसको जो मेटल ग्लेज होता है इसमें बेसिकली फिल्म को फॉर्म किया जाता है किसी भी सेरेमिक सबस्ट्रेट के द्वारा, किसी भी जो रॉड होती है उसके ऊपर, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो रजिस्टर होता है, इसका रेजिस्टेंस की जो वेरिएशन होती है वो 1 ओम से लेकर कई मेगा ओम तक होती है। इसके बाद आता है एफ पॉइंट। इसमें अनदर कैटेगरी ऑफ मेटल ग्लेज रजिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ अ टिनिक ऑक्साइड फिल्म ऑन अ ग्लेज सबस्ट्रेट। नेक्स्ट है आपका वायर बाउंड। तो ये जनरली देखिए आपका रजिस्टर्ड वगैरह आपके वायर बाउंड रजिस्टर हैं। वायर बाउंड रजिस्टर आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर टाइप इन द सेंस दैट नो फिल्म और रजिस्टिव कोटिंग इज यूज इन देयर कंस्ट्रक्शन। इसमें कोई भी फिल्म और रजिस्ट्री कोटिव नहीं यूज की जाती है, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ सेरेमिक कोर बाउंड विद ड्रा वायर हैविंग एक्यूरेटली कंट्रोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। Different wire alloy are used for providing different resistance ranges. These resistors have high stability and high power rating. इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक हेलिकल एक रॉड लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग वायर को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उसी के इस वायर के थ्रू ही, और ये रजिस्टिव वायर होता है, इसका रेजिस्टेंस अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जिसके कई वायर को बाउंड करने के बाद ये इसके हम लोग रेटिंग को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो इसकी हाई स्टेबिलिटी होती है, हाई पावर रेटिंग होती है। बिकॉज ऑफ देयर बल्क एंड हाई पावर रेटिंग एंड हाई कॉस्ट, दे आर नॉट सुटेबल फॉर लो कॉस्ट एंड हाई डेंसिटी लिमिटेड स्पेस एप्लीकेशन। द completed wire wound resistor is coated with the insulating material such as baked enamel। तो जो ये रॉड होती है ये आपकी एक इंसुलेटिंग मटेरियल की, चीनी मिट्टी वगैरह की बनी होती है। इसके बाद आपका आता है जी पॉइंट। जी पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे सेरेमिक मेटल। द सेरेमिक रजिस्टर्स आर मेड बाय द फायरिंग सर्टेन मेटल्स ब्लेंडेड with ceramic on the ceramic substrate. The value of resistor depends on the type of mix and its thickness. These resistors have very accurate resistance value and so high stability even under extreme temperature. Usually they are produced as a small rectangle having lead for being attached to print a circuit board PCB.
तो ये जो सेरेमिक मेटल्स से बना हुआ सेरामिड होता है, ये रजिस्टर्स बेसिकली आपके सेरेमिक सबस्ट्रेट के द्वारा बनाया गया होता है, और इसमें हम लोग कुछ सर्टेन मेटल्स को ब्लेंड करते हैं। साथ ही साथ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मिक्स, जिस हिसाब से हम मिक्स करते हैं, जिस हिसाब से इसकी थिकनेस करते हैं, उसी हिसाब से इसका रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इसकी बन के आती है। तो इसके बाद आता है आपका 1.18 नया टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम है नॉन लीनियर रजिस्टर्स। ऐसे रजिस्टर्स जो नॉन लीनियरिटी शो करते हैं, जहाँ पर ओम्स लॉ जो है वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता, एप्लीकेबल ही नहीं होता। नॉन लीनियरिटी, ओम्स लॉ में लीनियरिटी होती है, और बाकी जहाँ नॉन लीनियर रिलेशंस होते हैं, नॉन लीनियरिटी शो करने वाले एलिमेंट्स होते हैं, वहाँ पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। दोज एलिमेंट हुज वी आई कर्व आर नॉट स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन लीनियर एलिमेंट। देखिए, जिसका वी आई कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। बिकॉज देयर रेजिस्टेंस आर नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, their VI characteristic can be represented by suitable equation. Example of non-linear elements are filament of incandescent lamp, diode, thermistor and varistor. A varistor is special resistor made of carborundum crystals held together by binder. How current through the varistor increase rapidly when the applied voltage increases beyond a certain amount, nearly 100 volt in the present cases. तो पहला वाला जो केस है वो आपका वेरिस्टर का है। तो वेरिस्टर के केस में अगर आप देखते हैं कि 100 वोल्ट तक अगर हम लोग किसी तरीके से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो किस तरीके से आपका अचानक से करंट बढ़ती है और एक लिमिट तक पर जाके सेचुरेट होती है। किस केस में करंट जो है लीनियरिटी शो करती है। दिस इज करस्पॉन्डिंग रैपिड डिक्रीज इन रेजिस्टेंस व्हेन द करंट इंक्रीजेज। हैंस द वेरिस्टर आर जनरली यूज्ड टू प्रोवाइड द ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इन द सर्टेन सर्किट। ये बेसिकली वेरिस्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में। ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के केस में हम लोग वेरिस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जो कि कार्बोरेंडम क्रिस्टल्स के बने होते हैं, और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से अगर हम लोग वोल्टेज को अगर बढ़ाएं, चेंज करें, तो हमारी अमाउंट ऑफ करंट में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या चेंज होता है। बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट से अगर चेंज करते हैं तो उसमें जो करंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद थर्मिस्टर इज मेड ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। जो थर्मिस्टर है वो मेटेलिक ऑक्साइड से बने होता है इन अ सुटेबल बाइंडर एंड हैज अ लार्ज निगेटिव कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और जो थर्मिस्टर होता है वो निगेटिव कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे काम करता है, तो इसको आप याद रखिएगा। इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस घटता है, क्योंकि निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोज़ में, लेक्चर्स में इसको डिस्कस भी किया है। ठीक है, तो हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द इनकैंडेसेंट लैम्प इंक्रीजेस विद द वोल्टेज। द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टिपिकल सिलिकॉन डायोड। फॉर द जर्मेनियम डायोड करंट इज रिलेटेड टू द वोल्टेज बाय द रिलेशन। तो अगर जर्मेनियम डायोड के केस में देखें तो हम लोग का करंट वोल्टेज का रिलेशनशिप भी दिया गया है। इनकैंडेसेंट लैम्प में देखें तो एक रिलेशन दिया गया है जिसमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपका दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो लीनियरिटी केस में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डायरेक्शन में जो है वो आपका लीनियरिटी शो होनी चाहिए, तभी वो लीनियर एलिमेंट्स कहलाते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन का मतलब फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जैसे आपको बताएं, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये आपका एक तरीके से ये इस तरीके से आपका लीनियरिटी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका 1.19 टॉपिक आपका वेरिस्टर, नॉन लीनियर रजिस्टर है। तो पहले हम लोग वेरिस्टर को समझते हैं। इट इज़ अ वोल्टेज डिपेंडेंट मेटल ऑक्साइड मटेरियल। इसको याद रखिएगा, ये है वोल्टेज डिपेंडेंट मेटल ऑक्साइड मटेरियल हुज रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीजेज, जिसका रेजिस्टेंस डिक्रीजेज शार्पली विद इंक्रीजिंग वोल्टेज। जिसमें वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस घटता है। तो रेजिस्टेंस अगर घटता होगा तो जाहिर सी बात है करंट बढ़ती होगी। द रिलेशनशिप बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू द वेरिस्टर, द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट इज गिवन बाई द रिलेशन आई इज इक्वल टू के ई द पावर एन, वेयर आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट। आई क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। तो इसको आप देख सकते हैं, ये अचानक से आने वाली करंट है। ई इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, यहाँ पर ई जो है वो वोल्टेज है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, ई क्या है? ई वोल्टेज है। तो ई वोल्टेज है। ठीक है, इसके बाद ईटा, यहाँ पर जो ऊपर दिखाया गया है एन कह सकते हैं या ईटा कह सकते हैं, हम लोग ईटा इसको बोलते हैं। मान लीजिए ईटा इज कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मेटल ऑक्साइड यूज। ये मेटल ऑक्साइड पर डिपेंड करता है कि क्या है। द वैल्यू ऑफ ईटा फॉर द सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड वेरिस्टर लाइज बिटवीन 2 to 6। अगर सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड वेरिस्टर है
तो इसकी वैल्यू 2 एंड 6 के बीच में होगी। एंड जिंक ऑक्साइड बेस्ड वायरिस्टर है, अगर सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड वायरिस्टर है, सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड है तो 2 एंड 6 होगी, और अगर जिंक ऑक्साइड बेस्ड लाइज बिटवीन 2 एंड 6 होगी, और जिंक ऑक्साइड बेस्ड वायरिस्टर तो 25 से 50 होगी। तो अगर हम लोग इसको अलग से लिख लेते हैं तो ये हो गया सिलिकॉन कार्बाइड, ये हो जाएगा आपका 2 to 6, ठीक है। और अगर हम लोग दूसरा केस हम लोग देख रहे हैं, अगर जिंक ऑक्साइड बेस्ड वायरिस्टर है, जिंक ऑक्साइड, तो ये हो जाएगी आपकी 25 से 50, ठीक है। ये रजिस्टर होता है। तो जिंक ऑक्साइड बेस्ड वायरिस्टर आर प्राइमरली यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग सॉलिड स्टेट पावर सप्लाई। जो जिंक ऑक्साइड वाले बेस्ड वायरिस्टर होते हैं वो किसके प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं? वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं सॉलिड स्टेट पावर सप्लाई के लिए, जहाँ पर सॉलिड स्टेट यानी बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल से बेस्ड, यानी पावर डायोड या पावर ट्रांजिस्टर या फिर आपका लगा होता है आपका SCR वगैरह, थारिस्टर वगैरह का यूज़ होता है। फ्रॉम द लो एंड मीडियम surge voltage in the supply line. Silicon carbide varistor provide the protection against the high voltage surges caused by lightning and by the discharge of electromagnetic energy stored in the magnetic field of the large coil. नेक्स्ट टॉपिक आपका है 1.20 शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, कंपटीशन में भी बनते हैं, SSC JEE वगैरह में भी बनते हैं, UP PCL में भी बनते हैं, UP RVNL का भी एग्जाम होता है, और रेलवे वगैरह में भी शॉर्ट एंड ओपन सर्किट पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपके जो एकेडमिक्स की बात करा जाए, BTech पॉलिटेक्निक ITI या फिर MTech की, तो उसमें शॉर्ट ओपन सर्किट ये एक जनरल नॉलेज है, इसको आपको पता ही होना चाहिए। तो शॉर्ट एंड ओपन सर्किट के बारे में देखते हैं क्या है। तो शॉर्ट एंड ओपन सर्किट When 2 points of the circuit are connected together by the thick metallic wire, अगर 2 पॉइंट को किसी भी थिक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, दे आर सेड टू बी शॉर्ट सर्किट। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक आपका मान लीजिए एक पोर्शन है, तो ये अभी आपका ओपन है, ओपन सर्किट है, लेकिन अगर हम इसको किसी मेटेलिक वायर से अगर इस तरीके से शो कर दें तो ये आपका शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये आपका शॉर्ट सर्किट है और ये आपका ओपन सर्किट है, ये SC है, ये OC है, ठीक है। तो सिंस शॉर्ट हैज़ अ प्रैक्टिकली जीरो रेजिस्टेंस, यहाँ पर इस जो वायर से हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं, इस वायर का रेजिस्टेंस हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं? R इज इक्वल टू 0। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम मान के चलते हैं ये इनफाइनाइट है। तो पहला, नो वोल्टेज कैन एग्जिस्ट अक्रॉस इट्स बिकॉज द V इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू 0। तो अगर शॉर्ट सर्किट के केस में जो यहाँ पर वोल्टेज होगा वो V इज इक्वल टू 0 भी होगा, ठीक है। करंट थ्रो इट द कार्ड शॉर्ट सर्किट करंट, इसके करंट जो होगी उसको शॉर्ट सर्किट करंट करेंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा होगी क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। 2 पॉइंट्स आर सेड टू बी ओपन सर्किट वेयर द नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन देम। अभी मैंने आपको बताया इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, इस पोर्शन में, इस पॉइंट में A एंड B में कोई कनेक्शन नहीं ओपन है, तो ये ओपन सर्किट है। Between them, obviously the open represent the break in the continuous of the circuit. Due to this break, resistance between the 2 point is infinite and there is no flow of current, क्योंकि कोई भी कनेक्शन नहीं इसलिए करंट इसमें फ्लो होगी नहीं, तो इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 1.21 शॉर्ट इन सीरीज सर्किट। शॉर्ट इन सीरीज सर्किट के केस में सम डेड और सॉलिड शॉर्ट हैज ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस, इट काजेज द प्रॉब्लम ऑफ द एक्सेसिव करंट विच in turn cause the power dissipation to increase the many times the current component to burn out। अगर कहीं भी शॉर्ट हो जाता है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही मिनिमम हो जाती है प्रैक्टिकली, और थ्योरेटिकली अगर देखें तो जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पावर डिसिपेशन अचानक से बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से वहाँ पर चीज़ें जल जाती हैं या फिर वो ख़राब हो जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 R2 R3। इसमें आपने R3 को क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया, ये R3 को शॉर्ट कर दिया। तो अब आपके सर्किट में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 1 ओम है और 2 ओम है, तो यानी टोटल यहाँ पर 3 ओम है। पहले आपका कितना था? पहले आपका यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस जो था वो 6 ओम था, अब यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस टोटल कितना है? 3 ओम है, तो आप देखिए आधा हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो केवल 1 ओम है। तो अगर हम लोग यहाँ पर पावर डिसिपेशन की बात करी जाए तो पावर डिसिपेशन के केस में अगर V इज इक्वल टू IR की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका P इज इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर बाई R। तो V की वैल्यू अगर 12 वोल्ट है तो 12 स्क्वायर बाई 6 आ गया पहले वाले केस में, P1 मान लेते हैं, तो ये 144 हो जाएगा, 6 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये 24 वॉट आ गया पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में अगर हम लोग देखें तो दूसरे वाले केस में अगर देखते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 3 ओम, मान लीजिए क्या 3 ही ओम है क्योंकि तीसरा रेजिस्टेंस शॉर्ट कर दिया गया है,
तो P इज इक्वल टू P2 V स्क्वायर बाई R। तो ये हो जाएगा 12 यानी 144, कंसीडर कर लीजिएगा 12 का स्क्वायर है, और ये नीचे क्या आ जाएगा 3, तो 3 चौक 12, 3 अठे 24, 48 वाट हो गया, जस्ट दुगना हो गया। अब एक आ गया तो यहाँ पर P3 मान लेते हैं, तो P3 इज इक्वल टू 144 बाई 1 इज इक्वल टू 144 वाट। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी कि जितना रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है पावर का डिसिपेशन उतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव करंट इन कनेक्टेड वायर थ्रू द अदर सर्किट्स कंपोनेंट कैन बिकम हॉट इवन टू इग्नाइट एंड बर्न आउट, या जल जाएंगी, फूक जाएंगी, खराब हो जाएंगी अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो अब इसके बाद इस केस में आते हैं, देखिए अगला टॉपिक जो है 1.22 ओपन इन शॉर्ट सर्किट्स। ओपन इन शॉर्ट सर्किट्स के केस में देखते हैं क्या है। इन नॉर्मल सीरीज सर्किट लाइक अ वन शोन इन द, इस देखिए डायग्राम में 1.41 में दिया गया पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम देखिए। देयर एग्जिस्ट अ करंट फ्लो, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डिफरेंट रजिस्टर्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंस। जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द रजिस्टर्स वो किसके प्रोपोर्शन में है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में है। इफ द सर्किट्स बिकम द ओपन वेयर एनी वेयर फॉलोइंग द टू इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस, अगर कहीं पर भी ओपन हो जाता है, जैसे ये पूरी सर्किट थी यहाँ पर ओपन कर दिया गया, ए और बी पॉइंट हो गए, यहाँ पर ओपन हो गया, एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया गया। वोल्ट मीटर लगाने केस में तो जो वोल्टेज सोर्स होगा वही वोल्टेज उसको शो होने लगेगा ओपन सर्किट केस में। तो सिंस ओपन ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया ए और बी के बीच में, सर्किट करंट जो है वो बिल्कुल जीरो हो गई। कंसिक्वेंटली देयर इज अ नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द R1 एंड R2, ये पहला केस होगा। दूसरा, होल ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज 100 वोल्ट इन द केस इज फेल्ट अक्रॉस द ओपन, दैट इज अक्रॉस द टर्मिनल ए बी के अक्रॉस भी आपका 100 वोल्ट होगा। द रीजन फॉर this is that R1 and R2 become the negligible as compared to the infinite resistance of the open, which has a particularly practically whole of the applied voltage drop across it. Hence the voltmeter in the figure 1.41b will read nearly the 100 volt the supply voltage। तो बेसिकली जानना ये है कि जब कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो आपका जीरो होगा। तो जो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज होगा वही आपका यहाँ पर ए बी के अक्रॉस आपका वोल्टेज दिखाएगा। अब अगला टॉपिक आपका क्या है, अगला टॉपिक है ओपन इन अ पैरेलल सर्किट। अगर हम पैरेलल सर्किट में ओपन कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पैरेलल सर्किट में अगर हम लोग ओपन कर देते हैं तो उसका प्रभाव देखिए। सिंस एन ओपन ऑफर्स infinite resistance there would be no current in the part of the circuit where it occurs. In parallel circuit an open can occurs either in main line or in parallel branches। अगर मेन लाइन में अगर ओपन हो जाता है तो आपका यहाँ 220 वोल्ट यहाँ पर शो करने लगेगा ओपन की जगह पे, बाकी लाइन जो है वो बंद हो जाएगी। ये बल्ब भी, ये भी बल्ब बंद हो जाएगा, ये भी बल्ब बंद हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर एक बल्ब का फिलामेंट फूक जाता है और ये आपका ओपन हो जाता है तो बाकी की जितनी भी जो भी करंट है वो इस बल्ब के थ्रू जो है फ्लो होने लगेगी, यहाँ की करंट आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ओपन हैज ऑकर्ड इन द ब्रांच ऑफ B1 में ब्रांच में आपका ओपन हो गया। सिंस देयर इज नो करंट इन दिस ब्रांच B1 will not glow, however the other bulb remain connected across the voltage supply, it will keep operating normally, ये normally काम करेगा। There may be noted that if the voltmeter is connected across the open bulb, it will be read full supply voltage of 220 वोल्ट। बिल्कुल सही है। शॉर्ट इन पैरेलल सर्किट 1.24 ये टॉपिक आपका है, शॉर्ट इन पैरेलल सर्किट। अभी ओपन इन पैरेलल सर्किट देखा था। अब शॉर्ट इन पैरेलल सर्किट के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर पहले डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर अगर आप शॉर्ट कर देते हैं ए और बी को, अगर यहाँ पर तीसरे रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देते हैं तो इसके पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस हो गए उनकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और यहाँ पर मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो होने लगेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें कि इस केस में अगर आप यहाँ पर R4 लगा हुआ है तो पैरेलल में आपका R2 और R3 जो है उसकी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसमें ये पूरी वैल्यू जीरो हो जा रही थी, इसमें केवल यही वैल्यू जीरो क्योंकि सीरीज में आपका R4 आ गया है। अब यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस काम करेगा वो R1 और R4 ही काम करेगा। तो दूसरे वाले डायग्राम में R1 एंड R1 पैरेलल टू R4 हो जाएगा, और इस केस में सारा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द सर्किट आर वर्थ नथिंग, नॉट ओनली इज R3 शॉर्ट सर्किटेड बट both R1 and R2 are also short out। शॉर्ट अक्रॉस वन ब्रांच मीन्स शॉर्ट अक्रॉस ऑल ब्रांचेस। अगर एक ब्रांच के अक्रॉस शॉर्ट हो जाता है तो सारी ब्रांच के अक्रॉस शॉर्ट हो जाता है, पैरेलल में ये दिक्कत होती है। तो दूसरा पॉइंट ये देखिए, देयर इज अ नो करंट इन अ शॉर्ट रेजिस्टेंस इफ देयर वर
3 bulbs they will not glow, कोई भी ग्लो नहीं होगा अगर शॉर्ट हो जाएगा। तीसरा है द शॉर्टेड कंपोनेंट आर नॉट डैमेज्ड, फॉर एग्जांपल इफ वी हैड 3 बल्ब इन द फिगर 1.43a they would glow again when the circuit is restored to the normal condition by removing the short circuit। इस सर्किट को अगर रिमूव कर देंगे तो बाकी के बल्ब आपके ईजिली जलने लगेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में हम और भी इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। और इसके बाद हमारा एक प्लान ये भी है कि जो एग्ज़ाम है बीटेक के एग्ज़ाम है उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उस सिलेबस का एक छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो यूनिट वाइज हम बना के आपको चैनल पे इसी पे देंगे, ताकि आने वाले समय में आप कम समय में पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकें। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक, पॉलिटेक्निक, ITI जो भी कर रहे हैं, उसमें बेसिकली हमारी तरफ से ये प्रयास रहेगा कि आपको एग्ज़ाम से पहले शॉर्ट वीडियोस जो हैं या रिवीजन वीडियोस जो हैं वो आपके सब्जेक्ट के मिल जाएं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें और नंबर अच्छे लेके आएँ। तो इसके लिए आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को आपको लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड सर्कल में भी, ताकि वो लोग भी बेनिफिट इस वीडियोस का पा सकें। ठीक है, तो हम लोग आगे आने वाले टॉपिक पे आते हैं 1.25 पे। 1.25 में हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में किस तरीके से डिवीजन होता है। तो पैरेलल सर्किट में डिवीजन का मतलब होता है I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 एंड I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, वेयर द I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ठीक है, यहाँ पर I अपॉन R1 इज इक्वल टू G1 एंड I अपॉन R2 इज इक्वल टू G2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू G1 अपॉन G2। Hence the division of current in the branches of the parallel circuit is directly proportional to the conductance of the branches or inversely proportional to their resistances. We may also express the branch current in the terms of the total circuit elements, total circuit current. Now I1 plus I2 is equal to I and I2 is equal to I minus I1. I2 is equal to I minus I1। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको इस ब्रांच की डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल सर्किट आपको निकले। इसको अगर हम शॉर्ट में आपको बताना चाहें तो शॉर्ट में आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको R1 ब्रांच की करंट को पता करना है तो R1 ब्रांच की करंट को पता करने के लिए आपको मेन करंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू, मेन करंट I की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर I की वैल्यू आपको पता है तो आप I1, मान लीजिए I1 है R1 ब्रांच की, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो दूसरी ब्रांच हो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, तो आपको I1 ब्रांच की करंट पता चल जाएगी। I2 ब्रांच की करंट पता करनी है तो I2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, तो आपको R2 ब्रांच की करंट पता चल जाएगी, I2 ब्रांच पता चल जाएगी। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो यही आपको है। कंडक्टेंस के केस में देखेंगे तो कंडक्टेंस के केस में वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे आते हैं, यहाँ पर 3 ब्रांचेस दी गई, 3 ब्रांचेस के लिए किस, तो इतना ज़्यादा टिपिकल आपको समझने और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी उसको ईजिली आप इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो जिसकी भी आपको करंट और वोल्टेज आपको पता करना हो, या फिर करंट डिवाइडर है, जैसे यहाँ पर 3 ब्रांचेस हैं तो आपको 3 ब्रांचेस में अगर आपको करंट निकालनी है तो 3 ब्रांचेस में करंट निकालने का सबसे अच्छा फार्मूला क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो यहाँ पर 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, जैसे रेजिस्टेंस दिया गया तो R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन G1 होता है, तो यहाँ पर G1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 अपॉन R1 हो जाएगा तो आप पूरे केसेस में G1 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से जब आपको मान लीजिए I1 के बारे में पता करना है तो आप I1 इज इक्वल टू G1 अपॉन G1 प्लस G2 प्लस G3 इंटू I, आपकी वैल्यू पता चल जाएगी। I2 पता करना है तो आप अगर 2 ब्रांचेस हैं तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं, अगर आपका 2 से ज़्यादा ब्रांचेस है तो आप उसको इस तरीके से पता कर सकते हैं। और बाकी अगर रेजिस्टेंस के केस में ही पता करना है तो जिस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा इस जगह पे आप देखिए I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 R3 अपॉन R2 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए इसमें कहीं भी R1 नहीं है, I1 पता कर रहे हैं लेकिन R1 नहीं है ऊपर साइड, इसमें I2 है तो इसमें कहीं भी R2 नहीं है, इसमें I3 है तो इसमें कहीं भी R3 नहीं है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को पता कर सकते हैं।
अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपका आता है 1.37। इसमें लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द टू रेजिस्टेंस ईच ऑफ द 15 ओम अरेंज इन पैरेलल। कोई बात नहीं, एक रेजिस्टेंस आर दिया गया, द रेजिस्टेंस मस्ट बी शंट अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये शंट किया गया है, ये क्या है, शंट है, ठीक, इसको शंट किया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो द टोटल करंट टेकन शैल बी 1.5 एम्पियर, ठीक है, विद 20 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई। हमको आर की वैल्यू पता करनी है। आर की वैल्यू कैसे पता करोगे? पता करने का सबसे आसान तरीका है कि तीनों करंट हैं, अलग अलग में हैं। यहाँ पर आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, तो 10 ओम के रेजिस्टेंस का मेन करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। यहाँ पर हम कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये 15 आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है वो 7.5 आएगा। और 7.5 इस देखिए, दो अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका हाफ होता है। तो 7.5 आपका यहाँ आएगा, ठीक है। और पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस आर दिया गया, तो 7.5 पैरेलल आर, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 7.5 आर अपॉन 7.5 प्लस आर हो जाएगी, ठीक। ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर रेजिस्टेंस। और इसके बाद आपका, इसके बाद अगर 10 दिया गया है तो प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका आ गया प्लस 10। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा +10, 7.5 इंटू आर अपॉन 7.5 प्लस आर। यह आपका टोटल रेजिस्टेंस है। ये टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, 1.5 से। और ये किसके बराबर है, 12 के, सॉरी, ये बराबर है 20 वोल्ट के। बराबर किसके है, 20 वोल्ट के। इसको साफ करके सही से लिख देते हैं, ये है बराबर 20 वोल्ट की। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 7.5 आर अपॉन 7.5 प्लस आर इज इक्वल टू, ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 200/15, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 40, 40/3 आ गया। उधर भेज देते हैं 10 को, तो 7.5 आर अपॉन 7.5 प्लस आर इज इक्वल टू 40/3 माइनस 10। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7.5 आर अपॉन 7.5 प्लस आर इज इक्वल टू 10/r, 10/3। सॉल्व करने जाओगे तो ये आ जाएगा आपका 5 तिहाई 15, 7 त्रिक 21, 21 1 22, 22.5 आर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 75 प्लस 10 आर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 आर इज इक्वल टू 75। सॉल्व करेंगे 750 आ जाएगा, ठीक। 25 पंचे 125, 25 तिहाई 75, 30, 5 36, आर इज इक्वल टू 6 ओम। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटा सा दिख रहा होगा, आर इज इक्वल टू 6 ओम। तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, ओम्स लॉ का प्रयोग करिए। सारे जितना भी मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना सिखाया है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्यूशन पूरा हमने कर दिया। इसको साफ कर दें, साफ कर देते हैं, इतना साफ कर देते हैं जितने में ये क्वेश्चन दिखने लगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If 20 volt be applied across the AB shown in figure, calculate the total current, the power dissipated in each resistor, the value of the series resistance to have a total current. The value of the series resistance, where is the series resistance, value of the series resistance, मतलब इसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस टू हैव अ टोटल करंट, ओके ओके। तो यहाँ पर चारों पैरेलल में दिए गए हैं, चारों पैरेलल को सॉल्व करना है। चारों पैरेलल को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 4 और 2 को। 4 और 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, 4 8/6 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 6 के पैरेलल में आते हैं तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 8/6, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 8/6 प्लस 6 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 6 से 6 ये कट गया, 8 बटे और 36 8, 8 6 14, 36 8 44/6 इंटू 6 कर लेते हैं, 8 6 48/44, 24/22 हो जाएगा। तो ये 12/11 हो जाएगा,
और मल्टीप्लाइड बाई 8 कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और 12/11 प्लस 8 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12/11 और 88, 88/12 100/11, 11 से 11 कट गया, ये आ गया आपकी वैल्यू 0.96 और यहाँ पर 3 और 6 हैं, तो 6 3 18/9, ये हो गया 2 ओम। तो यहाँ की वैल्यू आ गई 2 ओम, यहाँ की वैल्यू आ गई आपकी 0.96, तो ये हो गए 2.96। 2.96 इज पैरेलल विथ 5। तो कोई रेशियो में निकाला है इन्होंने, तो बात अलग की है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 7.96। अब इसको सॉल्व करने के बाद जितनी भी वैल्यू आए, ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद आपकी जितनी भी वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है 370/199। इसको जब सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी। इसके बाद कितना पावर डिसिपेशन हो रहा है, तो टोटल वोल्टेज कितना लगाया गया था इन्होंने, टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट की सप्लाई दी गई थी, तो P=V²/R लगा दें। V² कितना है आपका, टोटल वोल्टेज कितना दिया गया था, 20 वोल्ट दिया गया था, तो ये 400 हो जाएगी। 400 बटे सॉल्व ही कर लेते हैं ना, 6 पंचे 30, 9 9 पन्ना 45, 45 3 48, 5 दूनी 10, 10 4 14, तो 14.8/7.96। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। एक मिनट मैं कैलकुलेटर खोल लूँ ज़रा। कैलकुलेटर जो हो जाएगा भाई 14.8 डिवाइडेड बाई 7.96, 7.96, ये आ जाएगी 1.85। ये वैल्यू आ जाएगी 1.85। इसको ज़रा सर्किल कर लेते हैं नीले से ताकि याद रहे, और 1/85 से डिवाइड कर देंगे, तो 400 डिवाइडेड बाई 1.85, 216 के आसपास आ रहा है, 216 के आसपास आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका 216, और यहाँ कितना आ रहा है 215.3 वाट। तो बिल्कुल सही है, नियर अबाउट वैल्यूज़ हैं, कोई दिक्कत नहीं, नियर अबाउट वैल्यू में उतनी वैल्यू बिल्कुल सही है। इसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.39। एग्जाम्पल 1.39 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिफरेंट करंट फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, व्हाट इज द टोटल सर्किट कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपका I=I1 + I2 + I3 है। द करंट डिवीजन टेक प्लेस एट पॉइंट बी, तो करंट डिवीजन टेक प्लेस एट पॉइंट बी, यहाँ पर पॉइंट बी दिया गया है, ये ए दिया गया है, ये सी दिया गया है, ठीक है। तो I=I1 + I2 + I3 है। यहाँ पर आपका वही मैंने आपको बताया था, ये सीमेंस में दिया गया। सीमेंस किसकी भी यूनिट होती है, कंडक्टेंस की यूनिट होती है। सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू लास्ट में आपका 25/6 ओम आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक। इसी तरीके से 1.40 है। 1.40 को देखें क्या कह रहा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द 3 ब्रांचेस करंट फॉर द सर्किट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट बी। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको निकालना हो तो इसको निकालने के क्या तरीके हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 करंट दी गई है, एक करंट आपको 25 एम्पियर दिया गया, एक करंट आपकी 6 एम्पियर दिया गया है। तो 25 में से अगर 6 जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये आपकी क्या है, अपोजिट है, ये ऊपर की ओर है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका 19 एम्पियर आ जाएगा, ठीक। बाकी सर्किट सीमेंस में है, आप इस सर्किट को सीमेंस में है तो G1 + G2 + G3 आप कर दीजिए। G1 + G2 + G3 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.95 0.95 आपका कंडक्टेंस आ गया G, कंडक्टेंस G आ गया। तो अगर आप यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू करेंगे तो V=IR होता है। कंडक्टेंस के केस में V=I × 1/G। तो यहाँ I की वैल्यू आपकी कितनी है, I की वैल्यू 19 है, 19 डिवाइडेड बाई 0.95, सॉल्व करेंगे तो 1900/2
95 कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी आती है। 1900 डिवाइडेड बाई 95, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 20। तो यहाँ पर वोल्ट वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट। ये एम्पियर लिखे हैं गधा, तो 20 वोल्ट है ये। ठीक है, अगला जो है एग्जाम्पल 1.41, ये एग्जाम्पल क्या है, 1.41। द टू कंडक्टर्स, वन ऑफ द कॉपर एंड अदर ऑफ आयरन, आर कनेक्टेड इन पैरेलल at 20 degree centigrade, carry equal current. What the proportion of current will be passes through the each if the temperature is raised to 100 degrees Celsius? Assume alpha of the copper for the copper as 0.0042 and for iron as 0.006 as per degree centigrade. At the 20 degree centigrade, find also the value of temperature coefficient at the 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आयरन दिया गया है, ये कॉपर दिया गया है। इस तरीके का न्यूमेरिकल हम लोग ने पहले भी लगाया हुआ है। आप पिछले वीडियोस में जाएंगे तो उस वीडियोस में आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल को आपको लगाया हुआ, सेम यही न्यूमेरिकल लगाया हुआ है। आप उसको कंसीडर करेंगे, सेम यही न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। बाकी आपके सामने सॉल्यूशन है, इसको देख सकते हैं। हम लोग को अलग अलग कॉफिशिएंट दिए गए हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिए गए। जैसे R100 निकालने के लिए हमारे पास ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया गया है। फिर इसको सॉल्व करके हमारी ये वैल्यू आ जाती है। इसके बाद अगर हम लोग दूसरी R20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हैं, या R20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर देखेंगे R100 के लिए, तो यहाँ पर आपकी ये वैल्यू आती है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये R100 है और R-100 है, सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 1.42, द बैटरी ऑफ अननोन ईएमएफ इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 8 ओम रजिस्टर इज 20 वोल्ट। 8 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 20 वोल्ट हो रहा है। ये वोल्ट मीटर में दिखा भी रहा होगा। व्हाट विल बी द करंट रीडिंग इन एमीटर, एमीटर की करंट रीडिंग निकालनी है। ठीक, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, बैटरी का ईएमएफ निकालना है। तो इसको किस तरीके से निकाला जाएगा। 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो हम करंट निकाल सकते हैं। तो ये 20/8 कर देंगे, तो ये करीब आ जाएगा 8 दूनी 16 और 4 बजेगा 8 × 45, 2.5 एम्पियर। ठीक है, फिर 2.5 एम्पियर की मेन करंट है, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5 एम्पियर। अब इसको ये दो भागों में टूट जाती है, तो दो भागों में टूट जाती है, तो ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है। तो यहाँ 15 और 13 कितना हो जाएगा, 15 13 28। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया 28 ओम। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 28 ओम, और ये 10 है। तो अगर आपको करंट निकालनी है करंट डिवाइडर के हिसाब से, तो हमको I2 की बेसिकली ज़रूरत है। I2 का क्या है, I2 की वैल्यू क्या है। ठीक, तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको I2 इज इक्वल टू, यहीं सॉल्व कर देते हैं, I2 इज इक्वल टू 11 प्लस 28 इंटू 2.5। इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू I2 की वैल्यू आ जाएगी 0.7 एम्पियर। ठीक है, 0.7 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस AC के क्रॉस 28 था आपका। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया। इसके बाद आपका अगर EMF निकालना चाहेंगे तो पूरा 8 ओम और 11 ओम, और ये पैरेलल में है, इन सबको इसको पैरेलल में सॉल्व कर लीजिए और उसको सीरीज में ऐड कर लीजिए और उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 67.3 वोल्ट। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 1.26, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देखते हैं, नया ये क्वेश्चन आपका है 1.26 में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट और नेटवर्क बिटवीन इट्स एनी 2 पॉइंट्स और टर्मिनल is given by the single resistance which can replace the entire given circuit between these 2 points. It should be noted that the resistance is always between 2 given points of a circuit and can have different value for the different points pair as illustrated by example 1.42. It can be usually be found by using series and parallel law of resistance. Concept of equivalent resistance is essential for understanding network theorem like Thevenin theorem and Norton theorem etc. ठीक है, अब ये थ्योरम्स वगैरह जो हैं वो आने वाले समय में चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे किस तरीके से सारे DC थ्योरम्स क्या क्या चीज़ें हैं। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए मैंने निकालने के लिए बताया। अभी तक जो भी आप पैरेलल सर्किट सॉल्व कर रहे थे या सीरीज सर्किट सॉल्व कर रहे थे, वो आप सब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकाल रहे थे। ठीक है, कि पूरी सर्किट्स का क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
बिटवीन द फॉलोइंग ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका सीरीज़ में, ये आपका सीरीज 4 2 6 हो जाएगा, 6 6। तो मैंने आपको पैरेलल में बताया था ये 3 ओम हो जाएगा, 3 2 5 होता है, ये आपका टोटल 5 ओम हो जाएगा। और 5 ओम पैरेलल किसके, 1 ओम के, तो 5/6 हो जाएगा। तो पहले वाले का आ जाएगा 5/6। पैरेलल कैसे सॉल्व करना है इसको आप ऐसे ही मोबाइल में ही कर सकते हैं। सी एंड डी को अगर देखा जाए तो सी एंड डी का रेजिस्टेंस को छोड़ देंगे, ये आपका रेजिस्टेंस 3 ओम हो जाएगा, ये आपका 6 ओम है, 6 3 18, ठीक है, 6 3 18, 3 ओम है ना। और ये आपका पैरेलल में है तो ये भी 3 ओम हो जाएगा, यानी 1.5 ओम। तो ये आपका 1.5 ओम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये रेजिस्टेंस जो है ई और एफ कहाँ गया, इस ई और एफ को अगर सॉल्व करते हैं तो इसी तरीके से ये सारे रेजिस्टेंसेस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो इसको ज़्यादा अगर आप एक एक करके सॉल्व करना चाहते हैं तो एक एक ब्रांच को अलग अलग बना के भी सॉल्व कर सकते हैं और एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1.44 में देखेंगे। एग्जाम्पल 1.44 में किस तरीके से क्या किया, द टू रजिस्टर्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ 1 किलो ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट। A voltmeter having an internal resistance of 12 kilo ohm is connected across the 4 kilo ohm resistors. Draw the circuit and circulate. पहला क्या है, true voltage across 4 kilo ohm resistor before the voltmeter are connected. B है actual voltage across 4 kilo ohm resistor after the voltmeter is connected and voltage recorded by voltmeter. तीसरा आपको क्या है, चेंज इन सप्लाई करंट व्हेन वोल्टमीटर इज कनेक्टेड। चौथा है परसेंटेज एरर इन वोल्टेज अक्रॉस 4 किलो ओम रजिस्टर्स। तो यहाँ पर दो रजिस्टर्स हैं जो कि 1 किलो ओम और 4 किलो ओम के हैं जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और 100 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद द वोल्ट मीटर हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो 12 किलो ओम का है और कनेक्टेड अक्रॉस द 4 किलो ओम रेजिस्टेंस। ये आपका प्लेसमेंट बता दिया गया है कि 4 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है वो 12 किलो ओम का लगा हुआ है। एक सर्किट आपको ड्रा करनी है और कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है कि जो ट्रू वोल्टेज अक्रॉस द 4 किलो ओम रजिस्टर है वो बिफोर वोल्ट मीटर कनेक्ट करने से पहले कितना था, क्योंकि 12 किलो ओम का रेजिस्टेंस जो है वो आपके 4 किलो ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब आपके 4 किलो ओम रेजिस्टेंस के जब वोल्ट मीटर नहीं था तब क्या था, तब वोल्टेज क्या था, तब उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या था, ठीक है। एक्चुअल वोल्टेज अक्रॉस द 4 किलो ओम रजिस्टर आफ्टर वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड। अब वोल्ट मीटर के कनेक्ट करने के बाद 4 किलो ओम रजिस्टर्स का के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, ठीक है। चेंज इन सप्लाई करंट, अगर सप्लाई को करंट चेंज कर दिया था तो व्हेन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड तब क्या है, ठीक है। और परसेंटेज एरर क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला सॉल्यूशन में द ट्रू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 किलो ओम रजिस्टर एज द फाउंड बाई वोल्टेज डिवाइडर रूल इज 100 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 80 वोल्ट। करंट फ्रॉम द सप्लाई इज 100 by 4 plus 1 is equal to 20 milli ampere. 100 upon 4 plus 1 is equal to 20 milli ampere. Voltmeter has joined across the 4 kilo ohm resistor. The equivalent resistance between B and C 4 into 12 upon 16 is equal to 3 kilo ohm. Drop across the B and C 100 into 3 upon 3 plus 1 is equal to 75 volt. Resistance between A and C 3 plus 1 is equal to 4 kilo ohm. New supply current is equal to 100 upon 4 is equal to 25 milliampere. Increase in current 25 minus 20 is equal to 5 milliampere. तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके आप वोल्टेज के क्रॉस जो करंट निकाल, वोल्टेज आपको पता ही है कि आपका 100 वोल्ट का वोल्टेज लगा हुआ है, आपने सर्किट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया तो आप वहाँ से करंट भी निकाल सकते हैं और कितनी करंट इंक्रीज करी वो भी निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल वोल्टेज माइनस ट्रू वोल्टेज अपॉन ट्रू वोल्टेज से आप एरर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सर्किट में आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी सो दैट 20 ओम रजिस्टर कैन बी डिसिपेटेड 180 वाट। यहाँ पर देखिए एक सर्किट दी गई है, उस सर्किट में वी वोल्टेज दिया गया है, 20 ओम का रजिस्टर दिया गया है। वेयर इज द 20 ओम रजिस्टर, ये है रजिस्टर कैन बी, ये 180 वाट का पावर डिसिपेट कर रहा है। तो आप यहाँ पर करंट की वैल्यू I4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आर की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू 20 है, आई स्क्वायर है, पी की वैल्यू 180 है। अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तो ये 9 आ जाएगा और 9 आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी 3 है। इसके बाद अगर आप सॉल्व करेंगे तो आगे आप देखेंगे 3 ओम का यहाँ पर जा रहा है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज आ रहा है
30 दूनी 60, 60 वोल्ट आ रहा है। अब जो वोल्टेज इसके क्रॉस है वही वोल्टेज 15 ओम के क्रॉस होगा, तो इसके क्रॉस ये जो I3 आ रहा है वो 4 एम्पियर आएगी। ठीक, 15 चौके 60 होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टोटल वोल्टेज, जो टोटल करंट I2 आ रही है वो यहाँ पर 3 एम्पियर थी और यहाँ 4 एम्पियर थी। ठीक है, तो 4 3 7 एम्पियर हो जाएगी, ये 7 एम्पियर हो जाएगी क्योंकि करंट जुड़ जाती है, एडिटिव होती है। अब 7 एम्पियर यहाँ पर आ गई, तो अब I1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 15 और 20 पैरेलल में है, फिर ये 10 सीरीज में, इसको निकालेंगे तो 15 और 20 पैरेलल में है, तो ये 300 हो गया बटे 25 हो गया। 25 से कम 25 होता है, 25 दूना 50 यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 ओम हो गया, और 12 प्लस 12 10 22 हो गया, यानी इस टोटल पूरे का रेजिस्टेंस जो होगा वो 22 ओम हो गया। 22 ओम इस पैरेलल विद 25 ओम। तो आपको यहाँ पर पता है, करंट डिवाइडर से भी पता है। ठीक है, सारी चीज़ें इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आखिरी में सॉल्यूशन 191 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। करंट आपको पता ही चल जाएगी, आई की वैल्यू, आप इसके बाद लास्ट में आप उसका मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, 191 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है एग्जाम्पल 1.46। 1.46 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी एक लैडर सर्किट है। लैडर सर्किट को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर नॉर्मल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेथड को यूज़ करिए। यहाँ पर V वोल्ट बताना है, वही सेम सर्किट है, ऊपर वाली सेम सर्किट है, सिंपल लैडर सर्किट है। फाइंड द इनपुट वोल्टेज VI विच प्रोड्यूस द करंट 0.5 एम्पियर इन 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम रजिस्टर, वेयर इज द 3 ओम रजिस्टर? 3 ओम रजिस्टर्स कहाँ है भाई? इस सर्किट में तो 3 ओम रजिस्टर है नहीं, यानी क्वेश्चन का डायग्राम ही गलत है। वी विल एज्यूम द 1 एम्पियर करंट इन द 3 ओम रजिस्टर, वेयर इज द 3 ओम रजिस्टर्स? आई डोंट नो वेयर इज द 3 ओम रजिस्टर्स। क्या आपको कहीं दिख रहा है 3 ओम का रेजिस्टेंस? नहीं दिख रहा। फिलहाल इस सर्किट को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1.47। 1.47 में देखिए, इन दिस सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 सो दैट I2 इज इक्वल टू I1 अपॉन N एंड द इनपुट इसेंशियल रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम द पॉइंट A एंड B इज R ओम। A एंड B इज R ओम। वेयर इज द A एंड B इज R ओम? वैसे A B यहाँ होना चाहिए R ओम। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है? ठीक है, तो किस तरीके से कॉल, आप I2 निकाल लीजिए, यहाँ पर I1 निकाल लीजिए, और अगर हमको थ्योरम के बारे में पता हो तो हम थ्योरम से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हम सुपर पोजिशन थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, हम थेवेनिन थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, और इसको ईजिली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है 1.27, ड्यूअलिटी बिटवीन द सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। सीरीज एंड पैरेलल सर्किट के बीच में क्या ड्यूअलिटी है? There is a certain particular peculiar pattern of the relationship between series and parallel circuit. For example, in series circuit current is same, whereas in parallel circuit voltage is same. मैंने बताया है सीरीज सर्किट में करंट सेम होती है और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है। आल्सो इन सीरीज सर्किट इंडिविजुअल वोल्टेज आर एडेड, इन अ पैरेलल सर्किट इंडिविजुअल करंट आर एडेड. It is seen that while the comparing series and parallel circuit, voltage taking place of the current and current take place of voltage. तो such the pattern known as the duality and the two circuits are said to be dual of each other. The Thevenin theorem आप पढ़ेंगे तो आपको duality बेसिकली Thevenin और नॉर्टन थ्योरम, Thevenin एंड नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम में आपको बेसिकली सीरीज एंड पैरेलल सर्किट का ड्यूअलिटी पता चलेगा। इन केस अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं तो मान लीजिए कि ये एक करंट सोर्स है और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको, ये एक पैरेलल सर्किट है, अगर इसको हम सीरीज सर्किट में चेंज करना चाहें तो हमको इस पर्टिकुलर करंट आई का वी आर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो बेसिकली ये आर हो जाएगा और इसके क्रॉस जो वोल्टेज हम निकाल के इस तरीके से इस सर्किट को इस सर्किट में कन्वर्ट किए, ये V इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आर। तो ये आपका वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया। तो आप ये देख रहे हैं कि जो पैरेलल सर्किट में करंट है वो पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज है वो सीरीज सर्किट में करंट है। इस तरीके से आप इन दोनों की डुअलिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक चार्ट बना हुआ, उस चार्ट में देखते हैं सीरीज सर्किट में I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 क्योंकि करंट सेम होती है। पैरेलल सर्किट में V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 क्योंकि वोल्टेज सेम होता है।
वी टी इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस, इस तरीके से हम लोग सीरीज सर्किट में वोल्टेज जो है, क्योंकि वो वोल्टेज ड्रॉप के केस में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस वजह से हम उसके वोल्टेज को अलग अलग ऐड कर सकते हैं। पैरेलल सर्किट में हम करंट को ऐड कर सकते हैं, और सीरीज सर्किट में हम रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं, पैरेलल सर्किट में हम कंडक्टेंस को जोड़ सकते हैं। सीरीज सर्किट में हम करंट का वी वन अपॉन आर वन, वी टू अपॉन आर टू, वी थ्री अपॉन आर थ्री कर सकते हैं। उसी तरीके से पैरेलल सर्किट में वी इजक्वल टू आई वन अपॉन जी वन इजक्वल टू आई टू अपॉन जी टू इजक्वल टू आई थ्री अपॉन जी थ्री कर सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर हम लगाना चाहेंगे सीरीज सर्किट में, तो हम लोग वी वन इजक्वल टू वी टू आर वन अपॉन आर टी कर सकते हैं, वी टू इजक्वल टू वी टी आर टू अपॉन आर टी कर सकते हैं। और पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। तो करंट डिवाइडर रूल पैरेलल सर्किट में लगाने के लिए आई वन इजक्वल टू आई टी जी वन अपॉन जी टी कर सकते हैं, आई टू इजक्वल टू आई टी जी टू अपॉन जी टी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पैरेलल सीरीज सर्किट की ड्यूअलिटी को समझ सकते हैं। तो एक बार इस लाइन को समझना पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छी लाइन लिखी लगी थी। इन सीरीज सर्किट इंडिविजुअल, ये लिखा हुआ है, आल्सो इन सीरीज सर्किट इंडिविजुअल वोल्टेज आर एडेड एंड पैरेलल सर्किट इंडिविजुअल करंट आर एडेड। इट इज सीन दैट व्हाइल कंपेयरिंग सीरीज एंड पैरेलल सर्किट वोल्टेज टेक प्लेस ऑफ करंट, वोल्टेज जो है वो करंट का जगह ले रहा है, एंड करंट टेक प्लेस ऑफ वोल्टेज, करंट जो है वोल्टेज की जगह ले रही। तो ये आपकी ट्यूटोरियल प्रॉब्लम 1.4 है। इस ट्यूटोरियल प्रॉब्लम्स को आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, और वीडियो को रोक कर आप इसको नोट कर लीजिए और उसको सॉल्व करिए। जो भी आपका सॉल्यूशन आए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट में भेज सकते हैं, या अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। बाकी आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैंने कई वीडियो में आपको अपनी मेल आईडी प्रोवाइड की है, आप उसको मेल करिए। और अगर आपका सॉल्यूशन जो है वो अच्छा लगता है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको उस सॉल्यूशन को पोस्ट करूँगा। और कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 1.28 जो कि है रिलेटिव पोटेंशियल। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज जो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।